जिंदगी क्या है? जीतना है, हारना है, पाना है, खोना है, रूठना है, मनाना है, आना है, जाना है, या कोई तराना है जिसका साज वक्त है और धुन इंसान, या फिर जिंदगी सवालात है, जज्बात है, एहसासात है, या वक्त की पीठ पर लिखी हुई कोई खूबसूरत सुनहरी बात है। जिंदगी कुछ तो है, इसलिए हमारे ये शो, ये जो जिंदगी है, इसके पहले एपिसोड में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस पहले एपिसोड में जिस मेहमान को मैंने दावत दी है, उनकी कलम हिंदी उपन्यास और कविता दोनों को साध कर चलती है। एक ऐसा नौजवान जो गांव से चला, गांव जीता रहा और शहरों में गांव बोता रहा। एक ऐसा नौजवान जो यार जादूगर लिखता है, औघर लिखता है, डाक हौस लिखता है। एक ऐसा नौजवान जो अपनी कविताओं में एक अलग तरह की लय लेकर चलता है। एक अल्हड़पन है और वो बेइंतहा खूबसूरत है। बिहार झारखंड का ये लाल हिंदू उपन्यास का कमाल है, कविताओं का धमाल है और नाम नीलोत्पल मृणाल है। मैं नीलोत्पल को आवाज देता हूं। नीलोत्पल का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। नीलोत्पल, आइए, बहुत स्वागत आपका। अगर मैं कहूं कि नीलोत्पल क्या, तो लोग कहते हैं कि एक ऐसा नौजवान जो बागी है, एक ऐसा नौजवान जो कहीं भी आंदोलन कर देता है, एक ऐसा नौजवान जो बेइंतहा खूबसूरत कविताएं लिखता है, एक ऐसा नौजवान जिसने बेशकीमती उपन्यास लिखे। नीलोत्पल क्या है? अब मैं अपने बारे में कभी इतना सोच भी नहीं पाता जितना आपने चंद शब्दों में मेरे लिए कह दिया। मैं चाहे कुछ भी होऊंगा, लेकिन आपके कहे ये शब्द मेरे लिए जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं कि आपने जो जो भी मेरे बारे में कहे, मैं शायद उन सब मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहूं। मैं चाहता हूं कि नीलोत्पल जो है, जब शुरू हो तो अपनी किसी ऐसी कविता से शुरू हो जो गांव से चलती है और शहरों के ऊपर से होकर गुजर जाती है। कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, और मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाए। क्या बात, क्या बात। तो यही है कि मिट्टी से बना होना और फिर मिट्टी का हो जाना, ऐसी यात्रा है। कामयाब कविताओं के लिए तालियां होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। दिल्ली में मेरा रिसर्च ये कहता है कि एक रजनीश जी हैं, और आज जो नीलोत्पल का सांचा है, ये रजनीश जी ने बहुत हद तक गढ़ा है। तो रजनीश जी को मैं आवाज़ देना चाहूँगा। माइक रजनीश जी को दिया जाए। रजनीश जी, एक तो पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। दूसरा, नीलोत्पल से मुलाकात कैसे हुई और नीलोत्पल को किस सांचे में ढाला आपने? मुलाकात की तो बात यह है कि एक बार हमारे क्लास के बहुत बच्चे सब सेलेक्ट हो गए थे यूपीएससी में, तो उनके लिए कुछ ऐसे ही घरेलू पार्टी चल रही थी। हाँ। तो नीलोत्पल एक अच्छे परफॉर्मर की तरह वहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, और प्रस्तुत करने वाले ये अरुण हैं। अच्छा। तो उस दिन नीलोत्पल ने जब परफॉर्म किया वहाँ पर, तो जितने लोग सेलेक्ट हुए थे सब ने कहा कि भाई अपना ऑटोग्राफ दे दो हमको, बाद में तुम मिलो ना मिलो, इतने बड़े स्टार हो जाओगे एक दिन। और वो यात्रा अभी तक जारी है। पहली बार अरुण भैया मुझे लेके गए थे, उन्होंने कहा कि तभी हम लोग तुरंत दिल्ली आए थे, तो अभी हम लोग IAS IPS देखे नहीं थे सेलेक्ट होते। हम लोग को लगता था कि दांत काटेंगे तो इनके खून का रंग पता नहीं दूसरे तरह का होगा, इनके मुंह में दांत 32 से तो कम से कम 4-5 ज़्यादा होगा, तो हम लोग देखे नहीं थे। तो अरुण भैया से मेरी मुलाकात एक पढ़ाई लिखाई के दौरान मुखर्जी नगर में हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है 30-40 से ज़्यादा सेलेक्टेड लोग हैं,
तो आप चलो। 9 बजे रात को इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो आप आ जाओ यहाँ पर, थोड़ा सा परफॉर्मेंस वगैरह अपना जो हम लोग चाय दुकान पर तुम करते हो यहाँ थोड़ा कर रहे हैं। हमने कहा चलिए भैया, सब सेलेक्ट हो गया, सच कैसा IAS IPS का? हाँ। तो फिर मैं पहली बार फिर सर के घर गया अरुण भैया के मार्फत, और वहाँ से अभी तक मैं इनके साथ क्या, इनके संरक्षण में हूँ, इस तरह से हूँ। जब मैं सर के कोचिंग पहुँचा था तो वहाँ मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी कि देवता इसलिए वरण्य नहीं है क्योंकि उसमें, पत्थर इसलिए वरण्य नहीं है क्योंकि उसमें देवता का वास है, बल्कि वो इसलिए पूजनीय है क्योंकि उसने अपने तरासे जाने का दर्द सहा है। ये पंक्ति मेरे मन मस्तिष्क में इस तरह से आई कि हम लोग सब एक बोल्डर पत्थर की तरह दिल्ली में गिरे थे। हम लोग में देवता आरोपित नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति, एक मनुष्य भी कम से कम गढ़ा जाए, उसके लिए एक छेनी हथौड़े की जरूरत थी। और हम जिस सेहंता परिवार हम कहते हैं जहां हम पढ़े, तो वहां पर यही रजनीश सर एक ऐसी हथौड़ी थे, एक ऐसी छेनी थे जिसने कई पत्थरों पर छेनी मार मार के उसको एक आकार दिया, और जो जिस आकार में रहा उसी आकार में आज स्थापित है, अपनी अपनी यात्राओं में है। यूपीएससी के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लड़के दिल्ली आते हैं, तो नीलोत्पल भी आ गए और यहाँ आप क्रांतिकारी हो गए। कहा जाता है कि सीसेट का फैसला सरकार ने किया और उसके खिलाफ जो लड़के आंदोलन पर उतरे उसकी अगुवाई आपने की। सीसेट आंदोलन के दौरान कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, प्रदर्शन का है, आपके इलाज का है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है आपको। ये जैसे लगता है कि आपने कोई रण जीत लिया है। ये विरोध प्रदर्शन का है, उस दौर का एक क्रांतिकारी नीलोत्पल। ये मैं यूँ कहूँ कि ये आज़ाद भारत के इतिहास में छात्रों का सबसे प्रभावी सफल आंदोलन था, जो इस देश की एक एब्सोल्यूट संस्था जिसको हम कहते हैं यूपीएससी, जिस पर अब जो है कि जिसके छज्जे गिरने शुरू हुए हैं, उस वक्त एब्सोल्यूट इमारत थी जिसमें एक बूंद पानी गिरने की गुंजाइश नहीं थी, कहीं लीकेज नहीं था। उस वक्त यूपीएससी इस आंदोलन के सामने झुकी। इसलिए हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद किसी भी छात्र आंदोलन, स्वतंत्र छात्र आंदोलन में सबसे बड़ा आंदोलन था। और इसमें मैं कोई अगुवा नहीं था, एक संयोग है कि मैं अनशन पर बैठा, मेरे साथ एक पवन पांडे नाम के एक और छात्र थे मेरे साथ, 2 हम लोग बैठे थे। तो ये उसी दौरान है, ये जब अनशन वगैरह टूट गया, वो सब बहला फुसला के तोड़वा दिया कि भाई हो जाएगा, मांग लेंगे डिमांड, फिर माने नहीं। तो उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज से होने गए। तो मंच पे ये 8वां 9वां दिन था जब कीटोन बढ़ गया था और टॉयलेट मेरा मंच पे होने लगा था, वो कंट्रोल नहीं था। उसके बाद ये हम लोग संसद भवन के सामने, प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने आना था हम लोगों को। अच्छा, तो वहाँ हम लोगों ने तो ये तो प्लान किया। बड़ा जोखिम भरा काम है कि पीएम की गाड़ी के सामने आ जाएं। हम लोगों ने एक और जोखिम उठाया था कि मीडिया हमारा अटेंशन ले। हम वो पाकिस्तान से चलने वाली बस जो थी उस वक्त चल रही थी 2014 में, तो वजीराबाद रूट पे जाए, तो हमने कहा था कि उस पर पत्थर फेंकेंगे तो मीडिया हमारा कवरेज करेगी। तो ये भी हम लोगों ने प्लान किया था। और तो लेकिन हमें कुछ लोगों ने बताया कि स्नाइपर चलता है उसके आगे पीछे, गोली वोली लग गया, तो हम क्या और महा कवरेज। तो वो था। तो ये हम लोग ने जब कवरेज, तो बहुत मीडिया के लोगों ने हम लोग को सपोर्ट किया। एक पार्क में वहाँ कुछ मीडिया कर्मी बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा तो कहा विजय चौक, हाँ विजय चौक के पास, पार्लियामेंट के पास। तो हम लोग को देखा, कहा बाबू यहाँ भी आ गए तुम लोग। हम कहे भैया इस बार ये लास्ट है, इस बार प्रधानमंत्री गाड़ी पर सामने लेट जाएंगे, लास्ट, इस बार कर दीजिए सपोर्ट। तो उसी में से एक मीडिया कर्मी ने मुझे एक सीटी दिया, विसिल, कहा कि जब तुम लोग दौड़ोगे पार्क से, हम लोग एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, जैसे कि पार्क में जामुन उमुन झड़ाने आए हों, उस तरह का माहौल, और करके टीम बनाए। और 25-30 लड़के ही थे, लड़के लड़कियां, इससे ज़्यादा नहीं थे। और उन्होंने कहा तो जैसे अब लगा काफिला आने वाला है, तो पूरा काफिला और वहाँ मुझे बजने लगता है, फिर तो कांपने लगा। और ये सब बता रखती कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वहाँ आदमी रहता है, जहाँ गोली चलेगा तो उसको ब्रह्मांड में को पता नहीं कर सकेगा कहाँ से चला, और मार के गिरा देने के बाद बोलेगा छात्र मारा, कोई क्लेम नहीं। खैर रिस्क उठाओ, ऐसे वो मर ही रहे हैं, ऐसे भी यूपीएससी मार ही रही है, और इतना लड़ चुके। तो वही सीटी बजाया मैंने, और हम लोग सब अलग अलग पार्क की तरफ से अलग अलग दिशाओं से दौड़े। और मीडिया कर्मी बोला कि अब कर दो कवरेज, से बहुत मार खा रहा है पिछले 1.5 महीने से, और वो लोग दौड़े। और ये जो पकड़ा है ना, ये पुलिस कर्मी आए और फिर कूटने लगे,
कूटने लगे थे। इनको हम लोगों ने कहा कि देखिए आपके बाल बच्चे का भविष्य का सवाल है, यही मार लो, 5 मिनट कवरेज हमारा हो जाए, बस में मत ले जाओ। तो इन्होंने कहा ले भाई तू हरियाणा के भी कुछ लोग, तो यही लात हम लोग को सुला के देने लगा। तब तक मैं तो मीडिया के में आ गए, सब चैनल पर गोल घेरा बन के, तड़ाम लात यहाँ लग रहा है, गोल घेरा बन रहा है, ये छाती पर लात, यहाँ पर जूता पड़ने लगा। तो ये उस दौरान की तस्वीर है। और लेकिन उस विरोध ने, उस प्रदर्शन ने यूपीएससी को अपना नियम बदलने पर मजबूर किया। और इससे, और ये उसी दिन का है, ये 13 अप्रैल, जो माला में पहना हुआ हूँ, विधायक जी जैसा, मुखिया चुनाव जैसे लगा जीते हो, तो ये माला जो था, ये माला ये है कि ये इन विद्यार्थियों का अपना बड़प्पन था कि भूखे बैठे थे हम अनशन पर, तो इसीलिए लोग माला लाया कि इसको कम से कम देह में आराम लगे कि अब जो है इतना बड़ा लड़ाई आज जीत गए। तो ये 13 अप्रैल 13 अप्रैल 2015 को मेरी किताब का विमोचन हुआ था। अच्छा। और 13 अप्रैल 2016 को इस सीसेट क्वालिफाइंग का सरकार ने घोषणा कर दिया। मैं निश्चित है, एक मेरा दोस्त, उसके कमरे पर मैं सोया हुआ था, वो मोबाइल पढ़ता, करके हे हो भैया की हो गए, हम की अब पीटी हमत करी जब, हम हमारे बारे में नहीं बोला। उसको लगा वो अब कर जाएगा। कैसे सीसेट क्वालिफाइंग, तो अब पढ़ना होगा फिर से। तो ये उसी शाम की तस्वीर है। नेहरू विहार से काफिला निकला। सीसेट दरअसल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट था और यूपीएससी ने इसको जोड़ दिया। और ये कुछ ऐसा था कि अंग्रेजी था लड़कों के लिए बड़ा आसान था, हिंदी पट्टी के लड़कों के लिए बड़ा मुश्किल था। क्या था नीलोत्पल ये? हाँ, ये उस तरह से था कि एक पेपर होता था जिसमें 80 प्रश्न होते थे। उसमें गणित के सवाल, रीजनिंग के सवाल, इंटरपर्सनल स्किल के सवाल, पैसेज अंग्रेजी के होते थे, उससे आपको प्रश्न निकालने थे। कम्युनिकेशन स्किल्स को जांचने के लिए कुछ पैसेज होते थे। इस तरह के सवाल थे जो अमूमन एमबीए और आईआईटीएंस के लिए बड़े जो कि लाभदायक थे और आसान थे उनके लिए। गणित आता तो हिंदी पट्टी के लोगों को भी है, लेकिन वो स्पीड में मात खा जाते थे। तो होता क्या था कि वो पहले पेपर में 80 में 70-75 प्रश्न बना देते थे, और जीएस के पेपर में 30 प्रश्न भी उन्होंने इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से बनाया, तो वो प्रीलिम्स कर जाते थे। और आधा भारत जो है, ग्रामीण भारत, ह्यूमैनिटीज के, मानविकी के छात्र यहीं छट जाते थे। उसमें तमिल, तेलुगु, मराठी, सारे विषयों के लोग, सारी भाषाओं के लोग थे। तो हमने कहा कि या तो सीसेट हटाओ, जीएस के पेपर पर एक सामान्य की जो परीक्षा होती है उसको मेरिट बनाओ। और साल भर लड़ने के बाद 2015 में उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया। नीलोत्पल बनने के लिए आए हैं आईएएस और बन गए राइटर। तो ये राइटर बनने का भूत कैसे सवार हुआ, या लगा कि यार अब कुछ नहीं हो रहा तो चलो कुछ लिखते हैं? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चूंकि मैंने जब पहली किताब लिखी तब मेरे पास अटेम्प्ट थे यूपीएससी के, और पीसीएस के भी थे मेरे पास अवसर। तो ये बात जरूर है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। आईएएस की तैयारी और राइटर बनना ये उसी का हिस्सा है कि हम पढ़ रहे थे, 1000 तरह के विषय पढ़ रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। तो लिखना, लेखक होना पढ़ाई का ही हिस्सा है। हालांकि कुछ कविता को देख के, मंचों पर कलाकारों को देख के अभी लोग ये भी सोचने लगे हैं कि पता नहीं पढ़ाई अलग चीज होती है और ये काम अलग होता है, लेकिन नहीं है, पढ़ने का ही हिस्सा था। तो आईएएस की तैयारी में आप इतनी विविधता है पाठ्यक्रम की, आप इतनी चीजें पढ़ते हैं कि आपको एक अभ्यास हो जाता है दुनियादारी की चीजों पर सोचने का। तो आप गए होंगे कि भैया मेरा उपन्यास है, छाप दो, तो किसी ने छाप दिया या फिर आपको दर की ठोकरें खानी पड़ी? नहीं, मैं सीसेट के आंदोलन के दौरान मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि मैं भाषण लंबा लंबा दे रहा था। तो मैंने कहा ये लंबा भाषण को मुझे इस जिंदगी को कैनवास पे उतारना चाहिए। उसके पहले इंटरनेट पर और किताबों की दुनिया में मुखर्जी नगर मुकम्मल तौर पे कभी नहीं आया था। डार्क हॉर्स के पहले थोड़े बहुत तेजपत्ता और जीरा की तरह कुछ उपन्यासों में मिल जाता है यूपीएससी, लेकिन पूरी तरह से कोई कहानी मुखर्जी नगर पे होगी ये नहीं था। तो मैं जब लड़ रहा था, जब मैं अनशन पर बैठा था, मुझे लगा ये दर्द अब मुझे लिखना चाहिए। और फिर मैंने 9 दिनों में वो उपन्यास लिखा। और एक रोचक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने 9 दिनों में लिख तो दिया, दिसंबर की सर्द में रजाई में घुस के पावरोटी बिस्कुट खा के, और लगा कि अब आप लेखक बन के ही बाहर निकलेंगे। उपन्यास 9 दिनों में लिख दिया? 9 दिनों में मैंने लिखा था। लेकिन दूसरी बात ये है, मैंने लिखने के बाद बहुत हिम्मत करके मैंने रजनीश सर को वो उपन्यास फोटोकॉपी करके, पेन ड्राइव में मैंने लेके, तब तक टाइप वगैरह मेरे दोस्तों ने कर दिया था, मेरे कुछ दोस्तों ने, तो मैंने इनको दिया
मैंने इनसे ही कहा कि सर सुबह तक का समय है, आप अगर रात को पढ़ के हमको सुबह बोल दीजिएगा कि किताब छपने लायक है तो छपेगा, और आपका कॉल नहीं आया तो हम मान लेंगे कि हमारा समय बर्बाद हुआ और हमको फिर से जाके यूपीएससी फॉर्म में उत्तर प्रदेश बीपीएससी भरना ही है, तो दे ही रहे। तो अब ये रख लीजिए। तो हम रात को 8 बजे हम घर जाके दिए थे पेन ड्राइव, और हम धक धक, और मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, निशित थे, जय गोविंद सिंह, विकास था, ये सब, वो धक धक हम लोग अपनी भाषा में, वो इससे जमुई वो बिहार वाले में सर पढ़ते तो बोलते कि नहीं हो कि छपे लायक छे, और जय गोविंद था, निशित था, उन लोग से हम पूछ रहे थे का हो अगर कह दिए ना छपे लायक बात तब का करो, वो लोग समझाए तब भी छपवा लिया सर के बिना बतावे। हाँ, अब लिखले बड़ा मेहनत से छप जाना चाहिए। हम कहने लेकिन मर्दे अगर कह दिए तो हिम्मत रही हो। और सुबह 11-12 बजे दिन में फिर सर का फोन आया कि तुम किताब कहाँ छपवाओगे। हम कहे सर खोजेंगे, बड़का बड़का पब्लिशर है, क्योंकि जहाँ तहाँ बगवाओगे, जो भी करो कोशिश कर लो, अगर नहीं भी कुछ होगा तो उसको छपवा लो, किताब छपनी चाहिए। वहाँ से मेरी यात्रा, वहाँ एक मुहर लगी, और वहाँ से मैं फिर दरियागंज, फिर फोटोकॉपी 150 रुपया में फोटोकॉपी करवाते थे, 3 फाइल 4 फाइल लेके दरियागंज घूमे, छोला कुलचा खाएं। छोला कुलचा वाला हमको पहचान लिया था, कहता था नहीं कोई छाप रहा है क्या आपका 5 दिन 6 दिन के बाद हम कहे नहीं, कहा क्या लिख लिए हैं जो नहीं छापता है। हम कहे आप भी राइटर बनने आए थे क्या, फिर छोला कुलचा बेच रहे। कहा नहीं, सब हम फालतू काम करते हैं, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, हम लोग पागल थोड़े हैं। हम कहे साले क्या बोलता है। तो हमारा दोस्त सब वही रहे, निशित रहे, विकास, हमको क्या बोलता है, वही कहता है कि पागल का काम है। हम चुकू मुकू बैठे, वो हमको 4 बार छोला देगी, यही खा लो फिर तो करियर में तुम्हारे क्या है भगवान जाने। और मैं कई बड़े प्रकाशकों के पास भी गया। एक जगह जो मैं गया, मैं सुना देता हूँ, 2 बुजुर्ग बैठे थे, उनका बोर्ड वोर्ड पढ़ा, हम उनके पास गए, हम कहे कि अंकल प्रणाम, क्या बात है बेटा। तो अंकल लेखक हो कि बनना चाहते हो। हम बनना चाहते हैं, लिखे हैं अभी। अच्छा क्या लिखे हो। हम यूपीएससी की कहानी, मुखर्जी नगर के लड़कों के संघर्ष पर। फोटो को भी ऐसे पलटा, अपने छोटा भाई को दिया, दोनों बुजुर्ग थे। उसके बाद कहता है बेटे 50,000 लगेंगे। हमने कहा अंकल इतना विद्यार्थी आदमी हम लोग, तो फिर इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी ना लेखक बनने की, पहले आईएएस बन लो। तो हमने कहा कि अंकल कुछ लगा दीजिए, जैसा भी थोड़ा सस्ता। करते करते हम जो है वो 35,000 पे तैयार हुआ। ये बात है 2014 के 15 की, जनवरी और फरवरी की बात है। हम कहे 25 ले लीजिए। मेरा उठाया किताब, कहा सरस्वती से सौदा करता है तू, क्या लेखक बनेगा, मोल भाव करता है। फिर हम लोग उठाए, विकास था, निशित था, कहा भैया अब कहीं और छपवा लो, थोड़ा नए छपते कोई दरियागंज में। और ये सब करते घूमते फिर एक संयोग, और शैलेश जी बैठे हुए हैं। इसके पहले एक मैंने फेसबुक पर डाला, तो एक लड़के ने मुझे मैसेज किया। मैंने फेसबुक पे डाला कि मेरा कोई किताब नहीं छाप रहा है, मैं अपने से छपवाऊंगा और मुखर्जी नगर में ठेला पर उसको बेच लूंगा। ये मेरा पोस्ट था। तो एक मैसेज मुझे आया कि आप क्या लेखक, आप पहले कुछ आपका छपा है। बोले नहीं। तो हम कहे आप क्या है। बोला हम पब्लिशर बनना चाहते हैं। अच्छा आप लेखक बनना चाहते हैं तो आइए भेंट करिए। तो हम लोग दोनों की मुलाकात सीपी में हुई। वो कृष्णकांत नाम है उनका, वो पत्रकार है। और उन्होंने, तो मैंने कहा भाई हम पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम एक बार गायक बनने में घर का 2-3 लाख बर्बाद कर चुके हैं, भोजपुरी गायक बनने में, आज से 20 साल पहले। अब हम पैसा नहीं लगाएंगे। तो कहा कि हम लगाएंगे। और वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। लेकिन उस पब्लिशिंग हाउस की वो पहली और आखिरी किताब थी। अच्छा। उसके बाद वो अपने पत्रकारिता में व्यस्त हो गया, और हम लोग फिर वहां से मैं शैलेश जी के पास गया। इनका पब्लिशिंग हाउस तभी नए युवाओं को मौका दे रहा था। इनकी किताबें लेखनी में तो जो इनका कवर इतना खूबसूरत होता था कि लगे कैडबरी चॉकलेट है एकदम। तो मुझे लगा यार ये आदमी छाप दे अगर हमको। तो मैंने कृष्णकांत से भी कहा, तो उन्होंने भी कहा कि अब आप शैलेश जी को बोलिए वो छाप। तो इन्होंने मुझे, तब तक मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड 2016 का साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड मिल गया डार्क हॉर्स के लिए। उसकी भी एक कहानी है। उस अवार्ड के लिए आदमी का पहला उपन्यास साहित्य अकादमी मिल जाए, ये संयोग है कि उस अवार्ड के लिए जिस आदमी ने मुझे कहा, हिंदू पढ़ के कि एक विज्ञापन निकला है, डीपी भाई यहाँ मौजूद है, मैं तो सीसेट लगा रहा था कोचिंग में, इन्होंने कहा अरे अपनी किताबिया डाल दीजिए, नहीं साहित्य अकेडमी का विज्ञापन निकला है। तो डीपी भाई हिंदू लेके आए थे द हिंदू उसमें। तो मैंने कहा अरे डीपी भाई साहित्य थोड़े है,
ये तो मौज है लिखे हैं। इन्होंने कहा दे दीजिए, किताबियाँ देने में क्या होता है। उसी टाइम में मैंने कृष्णकांत को फ़ोन किया और हम लोग साहित्य अकेडमी गए और बंडल में किताब बांध के दिया। वहाँ एक आदमी जो पान खा रहा था उसने किताब लिया और किताब को ऐसे फेंका जैसे दुल्हन लावा फेंकती है बिहार में पीछे, है ना, वैसे किताबियाँ पीछे फेंक दिया। हम बोला हमको क्या मिलेगा इसमें अवार्ड। तो हम बाहर आके हवा पानी देने लगे कि हम नॉमिनेट हो गए हैं साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड के लिए हो सकता है मिल जाए, शॉर्ट लिस्ट हो गए। ये सब हम फेसबुक पर लिखने लगे और वहाँ से वो संयोग से मुझे वो अवार्ड मिला। फिर शैलेश जी के पास इन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि अरे आप जब इसी को करियर बनाना चाहते हैं तो आपको हम छापते हैं। तो फिर हमारे और कृष्णकांत दोनों की सहमति से जो है फिर शैलेश जी ने मुझे छापा और तब से जो है आज तक की यात्रा 500 किताब से उठ के आज 5 लाख तक की यात्रा डार्क हॉर्स ने पूरी की है। शैलेश, क्या बात, क्या बात। डीवी भाई अपना अनुभव सुनाइए अब जरा। उस दिन हम लोग उसमें सर की कोचिंग में वहीं पे प्रैक्टिस प्रीलिम्स होने वाला था, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। तो नीलोत्पल भाई मतलब वह शाम को मिलते तो 1-2 घंटे के लिए, तो ये कहते थे कैसे भी करके इस बार पीटी निकाल लेना है बस। तो ये सब बात होती थी, थोड़ा डिस्कशन भी होता था। तो पेपर में घर पे आया मेरे, तो पढ़ रहा था उसमें, तो उसमें था कि भाई साहित्य अकेडमी के लिए, युवा साहित्य अकेडमी के लिए एंट्री आप दे सकते हैं। तो मैं अगले दिन लेके गया, तो मैंने कहा कि ये इसमें दीजिए अपनी बुक डार्क हॉर्स। हम लोगों ने तब तक पढ़ लिया था, पता था कि अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो हंसने लगे, कह रहे हैं कि हम ही मिले थे आपको मजाक बनाने के लिए, यहाँ पीटी सर पे पड़ा हुआ है और आप हमारी किताब को कौन अवार्ड देगा। तो हमने कहा नहीं, देने में क्या बुराई है, इसको हम लोग दे देते हैं, ठीक है, कम से कम 10 लोग वहाँ पढ़ेंगे तो सही। तो उसके बाद फिर उसी दिन मेरे समझ से 1-2 दिन में लास्ट डेट भी था, तो उसी दिन दौड़ के जैसे भी करके तो शाम तक इन्होंने उसको सबमिट करवा दिया। और जिस दिन अवार्ड मिला इनको, तो मतलब मुझे रोना सा आ गया, पता नहीं क्यों, कि मतलब देखो ये भर भी नहीं कह रहे थे और किताब तो वास्तव में बहुत अच्छी थी। और दोपहर का समय था, गर्मी का दिन था, हम रूम में बैठे थे, नेट चेक कर रहे थे मोबाइल में, तो देखे डार्क हॉर्स नीलोत्पल मीनाल युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मैंने भैया को फ़ोन किया, भैया अवार्ड मिल गया है। ये बोला मजाक क्या कर रहे हैं, अभी दोपहर में गर्मी का दिन है, सोइए चुपचाप, खाना पीना खा के। बोले भैया अवार्ड मिल गया, आप आइए, हम लोग मिलते हैं, अवार्ड मिल गया है आपको। बोलते भेजिए। तुम बोले भैया देख लिया, आइए जल्दी आइए भैया बस। तो तुरंत हम लोग माला खरीदे, मिठाई खरीदे। नेहरू बिहार मुखर्जी नाला पड़ता है, उस नाले के साइड हम लोग मिले तो भरपेट रोए थे कि ये अवार्ड मिल गया हम लोगों को। और एक जादुई बात मैं बताता हूँ। जिस दिन मेरे किताब का विमोचन था, तो मेरे जो भी शिक्षक थे सारे, मुखर्जी नगर मुझे पढ़ाने वाले सारे शिक्षक वहाँ मौजूद, गुरुदेव सब थे। रंजीत सर किताब पर बोल रहे थे क्योंकि मैंने पढ़ाया था इनको। तो ये बोल रहे थे, इन्होंने बोलते हुए अब एक पहली किताब है, पहला दिन है विमोचन का, तो हौसला का जो एवरेस्ट हो सकता है, उन्होंने मुझे लगा यही देते हुए इन्होंने कहा कि और ये किताब तो जो है इसको देखना साहित्य अकेडमी मिल जाएगा। सर बेगूसराय के हैं, मिल जाएगा मतलब मिल जाएगा, जैसे ही कि साहित्य अकेडमी से साहित्य अकेडमी को बोल रहे हैं दे देना टाइप से, है ना। तो लोगों ने ताली बजाया, सब कुछ हुआ। हम कहे सर किताबिया कोई पढ़े पहले तो बड़ा, कहे साहित्य अकेडमी मिल जाएगा। मैंने अपने पापा की बात बोला, मेरे पापा बोला ये सर जे बात तोरा बिगाड़ दी है। पहली किताब पर अगर कोई टीचर तुमको इतना बढ़ा दे मन, तुम क्या करोगे। अब हमको लगता है तुम्हारा मन इतना काहे बढ़ा रहता है। और देखिए कि वो जादू यही होगा, गुरु आप कहते हैं ना कि गुरु, हाँ, क्या आशीर्वाद था। मैं कतई नहीं मानता हूं मैं पुरस्कार का मिलना आपके क्वालिटी की गारंटी नहीं होती है, ये तो है नहीं, कतई नहीं है ना, आपकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं है। लेकिन मुझ पर आशीर्वाद कैसे फला, ये उसका गारंटी तो है कि गुरु का आशीर्वाद कैसे फलता है। वो बात लग गई और मुझे ये बहुत ज़हीन होने की एक अच्छी मिसाल है कि बहुत अच्छी किताब लिखने के बाद भी इंसान कहता है कि गुणवत्ता पर मत जाइए, आशीर्वाद पर जाइए। और ये शायद हिंदुस्तान के समाज में आप पाएंगे, ये कहीं और नहीं मिलता है। नीलोत्पल, आपके डार्क हॉर्स के विमोचन की कुछ तस्वीरें हैं जी, आप देखिए, और आदमी जब पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत कुछ उसे याद आता है। ये बिल्कुल इस पूरी जादुई यात्रा है, ये डार्क हॉर्स ही बनने की यात्रा है। ये विकास सर हैं, माली दीदी हैं, और सर HOD दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट के, और मेरे, और ये पूरा सब कुछ जादुई था, ये पूरा कार्यक्रम ही जादुई था। हिंदी के विमोचन में पहले तो इतनी भीड़ नहीं आती है, मतलब
और भीड़ आ भी जाए इतना बढ़िया नाश्ता नहीं होता है जितना इस प्रोग्राम में था। समोसा जो है कि ब्रजवासी वाले का हम लोगों ने मंगाया था, गुलाब जामुन बड़ा वाला, कटलेट, वेज कटलेट, चिप्स। विकास सर बोले थे नाश्ता बढ़िया करवाना, सर बोले कि नाश्ता करवाओ, कॉफ़ी करवाओ, पूरा सजवाओ पूरा इसको, पूरे ये हॉल को। तो मेरे गुरुदेव लोगों ने ही, मतलब इसको हम चंदा उठाना नहीं कहेंगे, इन लोगों ने दिया अपनी ओर से कि हम लोग करते। मुझे पता भी नहीं चला कि ये प्रोग्राम कैसे हो रहा है। तो 400 लोगों का सर बढ़िया नाश्ता, मतलब उस टाइम में भी 100 रुपया प्लेट वाला होगा। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहला उदाहरण है कि एक आदमी ने 9 दिनों के भीतर उपन्यास लिखा, वो उपन्यास छपा, उसका विमोचन कुछ यूं हुआ कि लोगों ने अपने अपने ठेके ले लिए कि हम ये काम कर देंगे, हम ये काम कर देंगे, हम ये काम कर देंगे, और उसको एक युवा साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके लिए मिला, जिसका पहला ये वो उपन्यास था। पुरस्कार की तस्वीर है जो विश्वनाथ त्रिपाठी सर के द्वारा, विश्वनाथ तिवारी सर के द्वारा मिल रहा है। तो वो मतलब पूरी यात्रा। इसके बाद आपका सिलसिला चल पड़ा, आपने सोच लिया कि अब हमको लेखक ही बनना है। हाँ, सर ने कहा था कि आसमान अगर चढ़ना चाहते हो तो सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी से आसमान नहीं चढ़ा जाता है निरुत्पल, और सरकारी नौकरी एक सीढ़ी है। तुम सीढ़ी से आसमान चढ़ाना चाहते हो, असंभव है, तुमको उड़ना होगा। उड़ने के लिए आज़ादी चाहिए, आज़ादी सरकारी नौकरी में है नहीं। फिर सोच लो, तो ये इस बात ने मुझे, फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ गढ़ना, ये सिर्फ क्लास की बात नहीं है, कोचिंग लेने की बात नहीं है। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं अब लिखते हैं, अब बने। तो वहां से यात्रा बहुत गंभीरता से, मैंने पहली किताब, फिर दूसरी किताब लिखने में मैंने 4 साल का वक्त लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि अवार्ड आया और फिर झूम, और जो है कि अब हम तुरंत एक लेखक हैं। 4 साल के बाद मैंने दूसरी किताब लिखी। 4 साल में मुझे लगता है 2-2 साल तो मैं बैठ के, अरुण भैया हैं मेरे और कई सीनियर हैं, सबके साथ बैठ के, सर के साथ रात रात और बैठ के मैं पूरा बाँचता था उपन्यास, और फिर उसको फिर काटता था, छांटता था। मैंने कहता था वो जो कैरेक्टर था, नहीं उसका साइकोलॉजी बदलना होगा, वो ऐसे होना चाहिए, उसमें ये तासीर होना चाहिए, ये करता था मैं। जो लिखने वाले नए लड़के लड़कियां जो लिख रहे हैं, उनको ये बनना चाहिए कि ये बहुत गहनता के साथ नॉवेल लिखा जाता है, आप पात्रों को ऐसे नहीं बनाते। वो 9 दिन की भी जो लिखावट है ना, उसमें भी 10 साल है। हाँ, सालों का अनुभव रहा है। तो ये बात। तो फिर दूसरी, अब आप ये बताइए कि पहला जो प्रकाशक था उसने तो कहा कि हमको भी पहली किताब छापनी है, आपको भी अपनी पहली किताब छपवानी है, तो आइए मिल बैठ कर सौदा कर लेते हैं। साल भर हो। इसके बाद कौन मिला? इसके बाद शैलेश भारद्वाज जी, हिंद युग। अच्छा, जो प्रॉपर एक प्रकाशक के पास में गया। तो शैलेश जी हैं यहाँ मौजूद। शैलेश जी, आपने जोखिम कैसे उठा लिया? उसमें कोई जोखिम तो था नहीं ना। वो तो अपने आप को सिद्ध कर चुकी थी किताब। हालांकि इनकी किताब, जब ये आज इन्होंने बताया नहीं, शायद अभी आगे बताएं, कि जब पहली किताब के लिए इन्होंने हमसे भी पहले ही संपर्क किया था और हम उसको छापने को तैयार भी हुए थे। ये बात भी यहाँ पे आनी चाहिए कि मतलब ये फरवरी 2015 की बात है। पुस्तक वर्ल्ड विश्व पुस्तक मेले में सभी प्रकाशक होते हैं, हम भी थे, तो ये हमारे पास भी आए थे। और उस जो हमारी अपनी एक प्रक्रिया है, हमारा एडिटोरियल बोर्ड जो देखता है पांडुलिपि को, उन्होंने देख के कहा कि हाँ इसे छापनी चाहिए। इसमें उन्होंने अपने सजेशंस दिए, उससे हमारे संपादक ने इनसे बात भी की थी और इन्होंने भी कहा था कि हाँ हम करते हैं। लेकिन इन्होंने, क्योंकि इन्होंने हमको ये नहीं बताया कि किताब मुझे छापनी है, तो इनके दिमाग में ऐसी कुछ बात थी कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले आ जानी चाहिए किताब। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम शायद उस समय मई में या जून में होने वाला था, तो इन्होंने अप्रैल में ही किताब छाप ली थी। तो यानी छपने जब ये हमारे पास आए उसके 1.5 महीने के भीतर इनकी किताब आ गई थी। और ये भी मुझे तब पता चला जब इनकी किताब आ गई। तो ऐसे भी उस किताब के प्राथमिक प्रकाशक हम थे, क्योंकि हमने पहली बार उस पर स्टैंप लगाया कि हाँ हम छापेंगे। तो फिर जब ये अपने उस पहले प्रकाशक के साथ कर रहे थे, और चूँकि वो पूर्णकालिक प्रकाशक नहीं थे और इनकी किताब की मांग भारी थी बाज़ार में, और उस हिसाब से वो किताब पहुंच नहीं पा रही थी जिस हिसाब से उसकी मांग थी। तो फिर ये हुआ कि नहीं, अब एक जो सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू ये किताब बाज़ार में पहुंचनी चाहिए। तब हम 2017 दिसंबर में किताब हिंद युग से आई, और उस समय हमारा वेस्टलैंड पब्लिकेशन के साथ को पब्लिशिंग एग्रीमेंट था, ताकि हम देश दुनिया में थोड़ा ज़्यादा छलांग लगा सकें। तो ये किताब हिंद युग वेस्टलैंड से 2017 में आई।
नीलोत्पल के साहित्य के साथ में जो सबसे रिमार्केबल बात है वो ये कि एक अच्छा साहित्यकार भावनाओं को यदि विचार से गूंथता है तो जाकर उसमें कुछ शब्द निकल के आते हैं, और भावनाएं यदि आपके जीवन के अनुभव पर आधारित हो तो फिर उसमें बहुत ईमानदारी होती है, और अनुभव यदि लड़ाका हो तो साहित्य बहुत सच्चा हो जाता है। और अभी तक इसके साहित्य की सबसे बड़ी खास बात यह है कि साहित्य में यह सच है, और जो सत्य होता है वो साहित्य शब्दों के रास्ते इतनी यात्रा कर सकता है कि मेरा यकीन है कि कल को यदि इसको नोबेल प्राइज मिल जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। नीलोत्पल, मैं आपको गांव लेकर चलना चाहता हूँ। कुछ तस्वीरें हम लेकर के आए हैं, ये तस्वीरें आप देखिए और पहचानिए, कुछ याद आता हो तो आप बताइए। तो कुछ बचपन की तस्वीरें थी, ये सब हम जागरण उगरण में जाकर बजाने लगे थे। अच्छा, आप गाते बजाते भी थे? चले जाते थे, कहीं जागरण हो रहा है तो जो जागरण वाला आया है उसको कहना जरा हटिए आप। तो काहे हम भी हारमोनिया खरीदे हैं, अभी तुरंत बजाना सीखे। तो जो जागरण करवाए कहे अरे आप जो है कि ये रात भर बजा कर, हम बजाएंगे रात भर, चिंता ना करो, हम थोड़े चल जाएंगे आधा घंटा के बाद, हम ही बजाएंगे। तो हम जागरण में जाकर बजाए। ये हम कलकत्ता से लाए थे वो खरीद के, वही केसियो जो बज रहा है, सिंथेसाइजर। हाँ। और पट्टी उट्टी बांध के, कभी कोई देखे होंगे टीवी में किसी को। तो हम आगे आपके बचपन में चलें, हमने भी आपके लिए हारमोनियम मंगवा रखा है, तो हारमोनियम मंगाते हैं और कम से कम आपको हुनर तो दिखाइए। एक ये आदमी जो आप, एक तस्वीर है ये बीच में जो खड़े हैं नेपाल बाबा, ये आदमी जादूगर था सर, ये अब नहीं रहे। आज अगर इस सोशल मीडिया के दौर में यह इंसान जिंदा होता तो ये जादूगर कहलाता कला की दुनिया के। देवघर में एक बार गुलशन कुमार आए बैद्यनाथ धाम में, ये आदमी, इनको बोला हमको मिलना है, ये टॉयलेट वाले पाइप से ऊपर चढ़ा ये आदमी, और खिड़की के पास जाके शरीफा होता है ना, सीताफल शरीफा, उसके पत्ता से जब ये क्लारनेट बजाना शुरू किया तो गुलशन कुमार खिड़की खोल के देखा कौन आदमी है, फिर उसको अंदर बुलाया। ये आदमी हारमोनियम को इसका हाथ बांध देते अगर इसका, और पीछे छोड़ दीजिए इस आदमी को, तो इस तरह से बजाता था। ये सिंथेसाइजर वगैरह माथा पे यहाँ से बजाता था, उंगली लगाते भी नहीं थे। मैंने हारमोनियम खाली इस आदमी को बजाते हुए देख के सीखा। पागल दीवाना आदमी है, और स्टंट करने में बाइक से स्टंट करते थे। इनके पास एक तोता था जो इनका पुड़िया पान लाता था। अच्छा, गजब, ये एक अजीब इंसान थे। और ये स्टंट करते हुए एक रात को तोता गुटके की दुकान पर जाता था तोतबा देख के समझ जाए कि नेपाल बाबा गुटका खाएंगे, तो शिखर गुटका दे दे तोतबा आई मार लेते आ जा। ऐसा चुभा कांटा पाँव में, बेदर्दी तोरे गाँव में, तोरे गाँव में हो गोरी, तोरे गाँव में, तोरे गाँव में हो गोरी, तोरे गाँव में, ऐसा चुभा कांटा पाँव में, बेदर्दी तोरे गाँव में। ये नेपाल बाबा गाते थे जब भी घर पे आते थे। अरे हो याद रहेगा तेरा प्यार, तूने किया है मेरा जीना दुश्वार, ऐसा लगता है जी न सकेंगे, प्रेम का अमृत पी न सकेंगे रे, ऐसा चुभा कांटा पाँव में, बेदर्दी तोरे गाँव। हम सरस्वती पूजा हमारे यहाँ होता है, तो हमको कौन सुनेगा? आप तो देख ही लिए, कौन सुनेगा ऐसे गाने में, ऐसा बजाएंगे तो कौन सुनेगा? तो मेरे पापा क्या करते थे, कहते थे तुम सरस्वती पूजा में भोज करवा देते थे रात को, पूड़ी बुनिया सब्जी बढ़िया जलेबी। इससे क्या होता था, श्रोता कुछ टिकता था शाम को, और श्रोता टिकेगा तो खाना। अब पापा कहते थे 11 बजे से पहले नहीं खोलना है भंडारा, और कहते थे गा ले बेटा, बस ये मौका है तुमको, कुछ सुनेगा नहीं तुमको। तो हम अपना 2 घंटा 3 घंटा थरिया बजाए, मेरा दोस्त हम हारमोनियम बजाए गाए। रोड के किनारे मेरा टेंट लगता था। हम 30 साल से सरस्वती पूजा करते हैं, कैलेंडर से करते थे, अब मूर्ति तक आए था ना, और वही हम गाते थे 2 घंटा। उसके बाद सब लेकिन बीच बीच में बोले अब हो गया, अब भोजने अब चला जाए, रात भी हो गया।
तो जो है कि मेरे पापा ऐसे कचौड़ी में पूंजी लगा के, सब्जी में लगा के, जलेबी में लगा के, किसी तरह का कुछ भी गाने का मौका मिल जाए, गाने का मौका मिल जाए, शौक है तो अपने साल 2 साल में उगता जाए। नीलोत्पल, गांव के बहुत सारे लड़के, वो सपनों का लश्कर चलता है शहरों की तरफ, कुछ बनने के लिए आते हैं, माँ बाप पेट काट के, ज़रूरत काट के उनको भेजते हैं, यहाँ लड़ते हैं, भिड़ते हैं, इम्तिहान देते हैं। और अब मैं देखता हूँ कि आपके लिखे में, आपके गीतों में, कविताओं में एक हौसला देता हुआ आदमी दिखता है। जैसे एक आपका गीत है कि चाहे जन्नत मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे, ऐ मेरे शहर के लड़कों तुमसे मौका ना छूटे। तो जब हारमोनियम है ही और इतना मजबूत आपका गीत है ही जो संबल देता है, हौसला देता है, तो एक बार देख करके देखिए कि कोई बलिया देवरिया, कोई रे आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद रे पैदल चल कर आया है। बाबूजी चिंता ना करिहा, कोई ये कह कर आया है, कई बेटियों का हौसला भी बाप से लड़कर आया है। कई गांवों का गुलमोहर साख से झड़कर आया है। जम के लड़ना, अड़ के लड़ना, जम के पढ़ना, एक भी सपना ना टूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे मौका ना छूटे। और वो जो पंक्ति आपने कही ना, वो दोस्ती के लिए है, जो आज संघर्ष के दिनों पे। आज मैं इस गीत को गाते हुए, हालांकि मुझसे जितने भी मेरे मित्र नहीं है, सब मेरे बड़े भाई हैं, मैं इस गीत को गा रहा हूँ तो एक इलाहाबादी फौज मेरे नज़र में आ रही है। अमित भैया है ना, यज्ञेश भैया, मनोज भैया, अखिलेश्वर भैया, तूफान भैया, विनय भैया, अरुण भैया यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, मिथिलेश जी, अभिषेक जी, मतलब पूरा लश्कर मुझे दिख रहा है जो वहां से। कि बुलंदी पर पहुंच जाओ जब साहब बाबू बन जाओ, सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। क्या बात। तब कोई यार मिल जाए तो लिपट कर, अरे रोना ना छूटे, और चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे मौका ना छूटे। क्या बात। ये नीलोत्पल बार बार आपका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरुण भैया से अगर आपने बात पूछी नहीं तो सारी बात अधूरी है। लगभग मुझे लग रहा है कि 15-1 साल बीत की बात है। यही बारिश का वक्त था और शाम ढल रही थी, तो हम संयोग से रजनीश सर, ये रश्मि भाभी और जो है सिया, पुटकू, सब लोग हम लोग गए निजामुद्दीन। युवा कि हम लोग को वहाँ बृहस्पतिवार का दिन था, तो हम लोग गए वहाँ पर कव्वाली सुनने के लिए। तो कव्वाली सुनी गई, रात 8 साढ़े 8 बजे बजा। फिर आए, कार जो है सर की पार्क किए और सर ऊपर चले गए और हम लोग बैठे तो चाय पी रहे। तब तक नीलोत्पल का फोन आया, भैया कहाँ है? क्या भाई? अरे अईबा जल्दी आवा। कम भाईल का मतलब हो सकता है मैं भोजपुरी ना टोन बोल पाऊँ। तो मैंने पूछा हुआ क्या? अरे हमका सब मान ले खाते घेरले वाला, आवा जल्दी सब लोग। अब वो इन्होंने बोला सब लोग। मुझे लगा मुखर्जी नगर में हमको या नीलोत्पल को घेरने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है जो हम लोग को नहीं जान रहा भाई, मतलब विनम्रता पूर्वक जान रहा है। तो हम बाइक उठाए और चले आए। अब बाइक उठाए तो पहुंच रहे, देख क्या रहे कि 50-1 से ज्यादा लड़के तो तू मैं चल रहा है आंदोलन। और किस बात के लिए चल रहा है कि आंदोलन में नेतृत्व तो हमें चाहिए। मैं पहुंचा तो मैंने उन लोगों से बात किया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, है ना, तो अच्छा भी नहीं लगेगा, अभी सब बड़े बड़े पदों पर हैं। तो मैंने, चूंकि बड़े भाई होने के नाते सबने, भैया आप आ गए, आप बताइए, आप लगातार नीलोत्पल को ही प्रश्रय दे रहे हैं। मैंने कहा नीलोत्पल इसलिए कि वह उसके काबिल है, शैली है, और आप मुझे बताइए, आप में सबके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, किंतु इनका अटेम्प्ट अभी भी शेष है।
तो यह जब जाएंगे सरकार से बात करने अथवा यूपीएससी के सचिव से बात करने या अध्यक्ष से बात करने जाएंगे, तो एक प्रतियोगी छात्र के रूप में हम जा रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। नीलोत्पल ने बोला ना कि हमारे पास कोई संगठन नहीं था, किसी छात्र संगठन से हम नहीं जुड़े हुए थे। हमें लगा कि हमारा हक छीन लिया गया, हमसे हक छीन लिया गया, तो उसके लिए लड़ना लोकतांत्रिक तरीके से हमने लड़ाई। तो ये इतना लोकतांत्रिक थे, हम इनको कह रहे हैं मार करना होगा, हम कह रहे हैं मार करना होगा, बहस मत कीजिए, मारने होगा, आज नहीं तो कल तो मारना होगा ही। यदि सब आंदोलन खराब कर देगा। अटेम्प्ट नहीं था उन लोगों के पास, तो ये करके तो उसके बाद एक पहलवान को लोग लाया था इनको हैंडल करने के लिए। हम तो 50 को फिर एक आ गई, तो हम कहे 2 आदमी है, वो तो जो बोली में दम है, बोली तो मिस भी करेगा, बोली थोड़ी मिस, वो तो छाती तोड़ेगा सीधा। तो वो हम लोग लड़े थे। उसके बाद वो पहलवान आके इनको प्रणाम किया, भैया प्रणाम, किसको मारना है? कहा कि हमको, अरे मेरे भाई को तुमको खोज के लाया है। तब फिर वही हड़का उड़का के सबको भगाया। और वो आंदोलन के दौरान नहीं होती है जो गुटबाजी होती, तो उस तरह की यादें हैं। नीलोत्पल, गांव में जो खेतों का रकबा खत्म होने लगा है, छोटा होने लगा है, जो किसानी है, खेती है, उजड़ने लगी है, उखड़ने लगी है, उसका दर्द भी लेकर के चलते हैं। एक कविता इनकी है, थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले हरे भरे खेत रख लो। ये तकलीफ उन सभी लोगों की है जो गांव से आते हैं और पिछले 20-30 वर्षों में उन्होंने गांव को उजड़ते उखड़ते देखा है। मैं चाहता हूं कि जो दर्द है ना, वो आपके गीतों में आए, आप गा करके बताएं। कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, और धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअर एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। जो मोटिवेशनल स्पीकर कूद कूद के बोल रहा है, मैं शांति से 4 पंक्तियों में बता रहा हूं कि स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो, पोखर के पेड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, 1-2 तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, अरे भौरे और तितली जहां खेले मिले जुले रे, और दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, और आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। क्या बात। पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। क्या बात है, क्या बात। मैंने हारमोनियम पर आकर के आपको रोक दिया था, लेकिन वो बचपन की और गांव की तस्वीरें हैं जिसके बारे में बता रहे थे। इनको देखते रहिए और फिर आप याद करते रहिए, और फिर हमारे दर्शकों को बताते रहिए कि ये दौर कौन सा है। ये तो मेरा सबसे भाई बचपन का इतना गोलू मोलू थे पहले हम, बाल लंबा। ये मेरे मित्र है कृष्णा भैया हैं, और ये मेरे गांव का क्रिकेट टूर्नामेंट हम लोग आयोजित करते। ये जो है स्पीड वेलफेयर क्लब, ये मेरा क्रिकेट टीम का नाम था। अच्छा, है ना, स्पीड वेलफेयर क्लब। तो गांव में क्रिकेट टीम में भी हम वेलफेयर जोड़े थे। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता था कि टीम का मतलब टीम को जोड़ने के लिए क्रिकेट था, लेकिन ये टीम बहुत काम करती थी, सोशल वर्क करती थी, इसलिए स्पीड क्रिकेट क्लब नहीं थे हम स्पीड वेलफेयर क्लब थे। मतलब बस डकैती भी करते थे इसी वेलफेयर क्लब टीम के साथ। तो ये वेलफेयर क्लब था। स्लोगन है वो, हम लोग दारू छुड़वाने के लिए 1 जनवरी को सब दारू पी, नए साल में नई कसम लो, दिल से दिल को जोड़ो, मर जाओगे दारू पी के, दारू पीना छोड़ो, इस टाइप का कुछ लिखा होगा, है ना। तो ये हम लोग दारू का बोतल, जीवन अनमोल साथी दारू पीना छोड़ो, और जो है कि हम लोग 1 जनवरी को जिधर देख रहे थे आदमी टून गिर रहा है, और ठेला पर गाना जो है फाल्गुनी पाठक का तूने पायल है छनकाई गाते हुए जा रहा है। और उस दौर में
हम लोगों ने कहा नहीं यार, इस शराब के खिलाफ जो है कि हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि झारखंड में आप समझ सकते हैं, बिहार में तो शराब बंद है, झारखंड में चालू है। सावन में आप माहौल देखिएगा सर, गंगा जी हैं बिहार में, अब बाबा हैं झारखंड में, यहाँ से नारा देता है सब, बाबा हम आपको वाटर देंगे, आप हमको क्वार्टर दीजिए। बॉर्डर पर ऐसा माहौल है, इधर से वाटर जाता है गंगा जी का, उधर से लोग क्वार्टर लेके आता है। क्योंकि हम वहाँ बैद्यनाथ धाम के हैं, बासुकीनाथ के पास मेरा घर है। आश्चर्य होता है हमको, अभी मैं बोलूंगा लोग आहत भी हो सकते हैं, लेकिन आश्चर्य आपको होगा कि मंदिर के बाद जो सबसे ज्यादा भीड़ लग रही है वो ठेके पे है, वही ठेके पे। अब आप कहिएगा ये मत बोलो, तो नहीं बोलेंगे तो जो बैनर लेके हम घूम रहे थे बचपन से, इसका क्या मतलब है? तभी तो सोशल मीडिया नहीं ना था, तभी हमको पता था कि हम किसी चैनल पर आके ये बात बोलेंगे, तभी हमको पता था कि यशवंत राणा जी जैसे पत्रकार हमको यहाँ बिठा के बात करेंगे। मैं तब ये बोल रहा हूँ कि दारू मत पियो, और किसको देख के बोल रहा हूँ, यही वाटर क्वार्टर बंद करो, इस तरह से। तो ये हाल था। और तो गांव में आपने क्रिकेट का एक क्लब बना लिया, वहाँ क्रिकेट मैचेस भी करवाते थे? क्रिकेट टूर्नामेंट में करवाता, मुझको बड़ा शौक था। कॉर्डलेस लेके जैसे रवि शास्त्री ने बीच फील्ड में जाके बोलता है, वैसे हमको शौक था। तो हम लोग कॉर्डलेस माइक दुमका से लाए थे। और देखिए बीच फील्ड पे जाके इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का। हमारा टीम पहले राउंड में बाहर हो जाता था, फिर हम लोग आयोजन करवाते थे। तो फिर हम अपना ब्लेजर वेजर पहन के, कैसा लग रहा है आपको फाइनल खेलते हुए, आप जीत जाइएगा, सब पैसा आप ही ले जाइएगा, ये सब पूछते थे। दुमका के गांव से चला एक लड़का दिल्ली में आकर के नौकरी की खातिर कंपटीशन की तैयारी करता है, एक लेखक बनता है, और फिर धीरे धीरे वो मंचों पर आने लगता है। नीलोत्पल, ये कुमार विश्वास, ये भीड़, ये इंदौर की भीड़ है, और पीयूष मिश्रा सर हैं। पीयूष मिश्रा, हाँ, ये बड़ा हौसला स्नेह देते हैं। कुमार भैया का तो स्नेह मिलता ही है। पीयूष मिश्रा सर हैं, नीलेश जी बैठे हुए हैं, ये शैलेश भैया हैं, हाँ, ये उपन्यास के बड़े प्रशंसक हैं हम लोगों के, उन्होंने पढ़ी है पूरे, वो बता रहे हैं, और आपके उपन्यास की तारीफ भी कर रहे हैं। और मुरारी बापू जी हैं, और सुनते हैं क्या कहते हैं। कल वो नीलोत्पल कितनी प्यारी बातें कह गए, हाँ? उसके पैर राम कथा के इस मंच पर नहीं थे, जमीन में गड़े हुए थे। आदरणीय सरिता शर्मा जी, उन्होंने एक कवित्री है, बड़ी नामचीन कवित्री हैं। उन्होंने मुझे पहली बार पहला प्रोग्राम दिलवाया था। उन्होंने गांधी प्रतिष्ठान हॉल में मुझे सुना था एक छोटी सी गोष्ठी में। उसके बाद सुरेंद्र शर्मा सर ने, देश के विख्यात, दुनिया के विख्यात हास्य कवि हैं, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी ने मुझे एक बार सुना था कहीं दादरी के एनटीपीसी में, और उन्होंने मुझे बुला कर अपना नंबर दे दे, वैसे ही बोलते हैं, तो मैंने दे दिया। और फिर उन्होंने 10 दिन के बाद मुझे फ़ोन करके बोला, सुन कहाँ है तू? हमने कहा कि हम तो अभी वो यहाँ घर पे हैं, गांव पे हैं। कहा कि मैं फ्लाइट की टिकट भेज रहा हूँ, तेरा नज़दीकी कौन सा है? मैंने पटना नज़दीक पड़ेगा, और रांची, जहाँ भी। तो कहा कि मैं भेज रहा हूँ, मुरारी बापू के सामने तुझे कविता सुनानी है। अच्छा, सीधे एकदम। और मैंने एक मंच, 2 मंच के बाद सीधे मैं, सुरेंद्र शर्मा जी ने मुझे मुरारी बापू के सामने पढ़वाया। और सुरेंद्र शर्मा जी अपने प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होने देते हैं। ये उनका अपना शुरू से उनका रहा है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कहते हैं, मत करो, कैमरा मत लगाओ, आप सुनो। उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा वहां सबको कि कैमरा लगाओ, वीडियो बनाओ, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो वायरल हो, ये जाए इंटरनेट पर, तो इसको इस लड़की को लोग जाने, इसको लोग जाने। क्या उन्होंने बात किया। और फिर मुरारी बापू जी का आशीर्वाद मिला। इन्होंने 20 दिन के बाद फिर मुझे फोन आया कि आपको अकेले बुलाया है गंगोत्री मुरारी बापू जी ने, अच्छा, सुनने के लिए। तो फिर मैं दोबारा फिर गया, और ये जो आप अभी सुन रहे हैं, जो इनका इन्होंने जो कहा, जो कह रहे हैं, ये वो मंच गंगोत्री का है, जब मैं वहां गया था सुनाने के लिए। जब जिंदगी में इतने रंग हों, रंगों को समेटने वाले के पास कहने का ऐसा हुनर हो, तो जाहिर है बातचीत एक एपिसोड में पूरा नहीं हो सकती है। इसलिए हमने तय किया है कि ये जो जिंदगी है का दूसरा एपिसोड भी नीलोत्पल मृणाल के साथ ही करेंगे। नीलोत्पल जिनके जिंदगी का बहुत कुछ अभी बाकी है और बेहतरीन है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए दूसरे एपिसोड का इंतजार आप कीजिएगा जरूर। नीलोत्पल जो ऐसे कवि हैं जो वक्त को यूं पकड़ के लाते हैं जैसे कोई जादूगर रुमाल से कबूतर निकालता है।
अचंभित करते हैं और लगता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। वो अपनी कविता में लिखते हैं, स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, उड़ती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। तो नीलोत्पल के साथ दूसरे एपिसोड का इंतजार और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।